We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. जब से नीति आयोग के सीईओ ने यह बयान दिया है, तब से चर्चा इस बात पर छिड़ गई है कि क्या वाकई भारत की इकॉनमी दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हो गई है। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ चुका है, तो क्या जापान के आम लोगों के मुकाबले भारत के आम लोगों का रहन सहन बेहतर हो चुका है? क्या जापान की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले भारत की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो गई है? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, भाजपा के प्रवक्ता होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता होंगे, साथ ही साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शशि सिन्हा होंगे, अर्थशास्त्री होंगे। उन सबसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन ये सवाल लेकर के पहले मैं गया नीति आयोग के पास खुद, और नीति आयोग के जो सदस्य हैं अरविंद विरमानी साहब, जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, उनसे ये सारे सवाल पूछे। पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करूंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर अरविंद विरमानी साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। मेरा सवाल सबसे पहले ये कि पिछले 2 दिन से लगातार चर्चा ये चल रही है कि भारत चौथी बड़ी इकॉनमी हो गई है जापान को पीछे छोड़ करके, और नीति आयोग के सीईओ ने कोट दिया कि हम लोग दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हो गए हैं। ये डेटा मेरा नहीं है, IMF का डेटा है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि IMF ने ऐसा कोई डेटा रिलीज किया नहीं है। जो रिसेंट डेटा है उसके हिसाब से भारत अभी भी चौथी इकॉनमी बनना बाकी है। देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो मैं 2 मिनट इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम देशों के जीडीपी कंपेयर करते हैं तो उसको US डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जीडीपी तकरीबन हर साल तो जीडीपी निकलती है, और क्वार्टरली कई देशों की होती है, मोस्ट कंट्रीज। तो जो 2024 की जीडीपी थी, उसके बेसिस पे एक हमने इंडेक्स है जिसको कहते हैं VIP इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक पावर या आर्थिक शक्ति, जिसमें हमें इंडेक्स, ये जो मेरा इंडेक्स बना हुआ है, जिसमें वो दिखा रहा था कि जापान की इकोनॉमिक पावर या भारत की इकोनॉमिक पावर जापान से ज़्यादा बढ़ गई है 2024 में। उसके बेसिस पे मैंने कहा था जो डॉलर वैल्यू है, जिसमें नॉर्मल सबकी चर्चा होती है, जो आप करते हैं, बाकी लोग करते हैं, वो भी 2025 में जापान से ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद एक महीना पहले IMF के रिपोर्ट्स में भी निकला है कि उन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं डॉलर वैल्यू के, जापान के और इंडिया के, जिसमें जो प्रोजेक्टेड 2025 की जीडीपी है वो भारत की जापान से ज़्यादा होगी। अब थोड़ी शायद कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमें अभी 2025 में खाली अभी 5 महीने भी नहीं ख़त्म हुए हैं, तो एक्चुअल वैल्यूज़ तो दिसंबर या जनवरी में पता लगेंगी। तो उस वक़्त देखेंगे कि ये जो मेरा फोरकास्ट था VIP के बेसिस पे, या जो IMF का फोरकास्ट है US डॉलर वैल्यू में, वो सही है। पर मुझे कॉन्फिडेंट है, आई एम कॉन्फिडेंट कि हम चौथे नंबर पे पहुंच जाएंगे एट द एंड ऑफ 2025, क्योंकि ये पूरा साल की जीडीपी लेनी पड़ती है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम 4 महीने की तो जीडीपी है ही नहीं, वो तो पूरे साल की, तो एंड ऑफ द ईयर या जनवरी में जनरली जापान की भी आएगी, हमारी भी आएगी, एस्टिमेट्स होंगे। तो उसके बेसिस पे ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे 2025 में। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं पूछूं, एज ऑफ नाउ VIP इंडेक्स के हिसाब से हम 4th इकोनॉमी हैं, जापान से आगे निकल गए हैं, ये कहना सही होगा?
वो नहीं, वो जो वीआईपी इंडेक्स है वो इकोनॉमिक पावर मेजर करता है, वो डॉलर वैल्यू नहीं बताता। अच्छा, पावर का इंडेक्स है। हाँ। तो वो उसके बेसिस पे हमने जज किया, माय जजमेंट, कि 2025 में इन 2025 इंडियाज इकोनॉमी इज लाइकली टू बी लार्जर देन जापान्स। और उसके बाद आईएमएफ के भी नंबर्स आए हैं, ये इमेजिनरी नहीं है, मैंने अपने आप देखे हैं, मैंने नोट किया है कई महीने पहले कि उन्होंने मार्जिनली थोड़ा सा इंडिया का जीडीपी जापान के से ज्यादा प्रोजेक्ट किया है फॉर 2025 होल ईयर। सो बोथ दीज आर कंसिस्टेंट, बट दे रेफर टू द होल ऑफ द ईयर 2025। सो दे आर प्रोजेक्शंस, दे आर एस्टिमेट्स। ये नहीं है कि हो गया 2025 अभी खत्म तो नहीं हुआ है ना, जब खत्म होगा तभी हम एक्चुअल डेटा हमें मिलेगा ना। सो एज ऑफ नाउ आईएमएफ के डेटा के मुताबिक हम लोग 2025 जब खत्म होगा तब आपका एस्टिमेट है कि हम लोग जापान से मार्जिनली आगे निकल जाएंगे, ये क्लियर है। इसमें चूंकि ठीक है आगे अभी निकले या 25 के देखिए, एस्टिमेट फ्यूचर के होते हैं। आईएमएफ ने एस्टिमेट किया है 2025, 2026, 7, 8, वो 5 साल के एस्टिमेट देते हैं। ठीक है, अब इस इशू में हम लोग ना जाएं, क्योंकि ठीक है आज न कल हम लोग वहां पे हो जाएंगे, 4th इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आप देखते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, आपने सुना होगा कि कई बारी हमने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो जापान, जर्मनी से ज़्यादा है। तो जो गैप है वो आस्ते आस्ते क्लोज हो रहा है, उसको हो रहा है। तो अल्टीमेटली इट हैपन, विल हैपन। जितना तेज़ी से हम बढ़ेंगे उतनी तेज़ी से ये गैप क्लोज होगा और ओवरटेक करेंगे। अगेन, अगर मैं अपने एस्टिमेट पे जाऊं, जो मैंने इंडेक्स की आपको बात की है, वीआईपी इंडेक्स, उसके बेसिस पे मेरी प्रोजेक्शंस के हिसाब इस साल 2025 में जर्मनी का इकोनॉमिक पावर या इंडिया की, भारत की इकोनॉमिक पावर जर्मनी से ज़्यादा हो जाएगी। और इसके बेसिस पे मैंने कहा है कि 27 या 28, 2027 या 2028 में यूएस डॉलर वैल्यू में भी मेजर्ड जो जीडीपी होगी वो इंडिया की जर्मनी से ज़्यादा हो जाएगी इन 2027 और 2028। जहाँ तक आईएमएफ की प्रोजेक्शंस हैं वो कह रहे हैं कि 2028 में लाइकली इंडिया की इकोनॉमी जर्मनी से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली बाय 2029 वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड अगेन द इशू इज क्योंकि हमारी इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, उनकी ग्रोथ कम है और कम हो गई है क्योंकि कई शॉक्स हुए हैं उनको, यूरोप में लड़ाइयाँ हो रही हैं एटसेट्रा। तो जैसे ये गैप कम होता जा रहा है, एंड दैट विल हैपन as I said in my estimate by 2028. Well, both, I think I would say IMF and my estimates would be identical on becoming the 3rd largest economy. कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है इकोनॉमी हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन जो रियल टर्म में बेनिफिट होना चाहिए इस इकोनॉमी का वो आम लोगों को मिलना थोड़ा सा चैलेंज होता है। फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम, हम लोग इकोनॉमी साइज में उन लोगों के बराबर हो जाएंगे, लेकिन पर कैपिटा इनकम देखें तो हम लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। ये कितना बड़ा कंसर्न है? हाँ, सो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। जो वेलफेयर होता है, जो लोगों की वृद्धि या वेलफेयर होता है, वो हम पर कैपिटा जीडीपी से मेजर करते हैं। जो इकोनॉमिक पावर है, तभी वो इंडेक्स मैंने बनाया था कि इकोनॉमिक पावर मेजर करने के लिए, वो वेलफेयर के लिए नहीं है। वेलफेयर के लिए हम पर कैपिटा जीडीपी एट पीपीपी यूज करते हैं। देयर इज नो अदर वे टू कंपेयर वेलफेयर। तो जब हम कहते हैं फास्ट इंक्लूसिव जीडीपी ग्रोथ, हम पर कैपिटा जीडीपी की सोच रहे हैं क्योंकि
जैसे ही पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी तभी लोगों का रहना सहना, देयर इकोनॉमिक सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जैसे पिछले 10 साल जीडीपी ग्रोथ हुई है या उससे पहले हुई है, उसी करके हमें उसके नतीजे नज़र आ रहे हैं। हम पॉवर्टी रेट्स अगर देखें 2011 और 2022-23 या 2023-4 को, तो उसमें से दिख रहा है कि पॉवर्टी, अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी लें या अपर मिडिल इनकम पॉवर्टी लें, उन सब में पॉवर्टी कम हो रही है और लोगों की सिचुएशन बढ़ रही है। सो बट दैट डज नॉट मीन, पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम 5th, 4th या 3rd लार्जेस्ट पावर हो सकते हैं, पर हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी एट पीपीपी वो अभी भी कई देशों से कम है। सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम ऑलरेडी पहुंच गए होते अमेरिका या जापान या जर्मनी के लेवल पे या यूके के लेवल पे, फिर डेवलपमेंट पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसीलिए तो हम सब कहते हैं ग्रोथ को बढ़ाना है, डेवलपमेंट को बढ़ाना है, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी एट पीपीपी वो अभी भी बहुत सारे देशों से कम है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं डेटा देखूं तो जैसे कि जापान से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो जापान का 4.06 ट्रिलियन जीडीपी है, लेकिन उनका पर कैपिटा 32,500 पर कैपिटा जीडीपी है। हमारा पर कैपिटा जीडीपी 2,711 है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, करीब आप देखें तो 15 टाइम्स का डिफरेंस है। तो ये एक क्यों ऐसा होता है? दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन। आप कह सकते हैं हमारी पॉपुलेशन का भी बहुत फर्क है। हमारे 1.4 बिलियन पीपल हैं, उनके 150 मिलियन हैं या जो भी हैं। सो दैट इज ट्रू, दैट इज फैक्ट। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन सर कि अभी से इकोनॉमी को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो आपने एस्टिमेट दिया है, वहां तक बढ़ने के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई आपको लगता है कुछ मेजर रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि इसी स्पीड से इकोनॉमी आगे बढ़ती जाए? हाँ, तो पिछले 10 साल में हमने कई चीज़ें की हैं, उनको और बढ़ाना पड़ेगा। मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा। एक तो जैसे मैंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि सस्टेन्ड फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूजन की बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैं स्कीम्स का लिस्ट नहीं दूंगा, पर आपको बताऊंगा जो हम जब 10 साल या 20 साल या 50 साल हम कहते हैं विकसित भारत 2047, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं, जो खास करके करनी पड़ेंगी। मैं खाली 3-4 बताऊंगा। एक तो है विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स। तो इस पे प्रधानमंत्री जी ने सबने एम्फोसिस दिया है कि हमें विमेन को लेबर फोर्स में लाना होगा, और कई चीज़ें हो रही हैं, कई चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। जैसे विमेन्स अगर इंडस्ट्री में काम करें, उनके लिए हाउसिंग चाहिए होती है, ट्रांसपोर्ट, उसको कैसे प्रमोट करें। तो एक तो है विमेन्स पार्टिसिपेशन। तो ये थे नीति आयोग के मेंबर अरविंद विमानी साहब। तो इनको आपने सुना कि अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है उसको लेकर अलग अलग जो भी कह सकते हैं चर्चा है या फिर जो भी सवाल उठ रहे हैं, सारे सवालों के जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, और इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मेहमानों से एक बार फिर से आपका परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी हैं, और इकोनॉमिस्ट मिताली निकोरे हमारे साथ जुड़ रही हैं कुछ ही देर में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में जफर इस्लाम साहब आपसे मैं करना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, या जैसा कि आपने सुना कि होने वाली है, तो कई बार लोग पूछते हैं कि इससे ठीक है इकोनॉमी चौथी हो जाएगी, कुछ दिन के बाद तीसरी हो जाएगी, इससे आम लोगों को क्या? देखिए, अभी आप वर्मानी जी से बात कर रहे थे, उन्होंने 2-3 अहम बातें कही, लेकिन मैं उसको और आगे ले जाता हूँ। पहली बात कि देश में ग्रोथ हो रहा है, पर कैपिटा इनकम का भी ग्रोथ हो रहा है। अगर आप 2010 में उठाइए नंबर, आंकड़े उठाइए, 2015 के उठाइए, 2020 के उठाइए और 2025 के उठाइए, तो आंकड़े इम्प्रूव हो रहे। मतलब इकोनॉमी अगर आपकी बढ़ रही है तो आपके पर कैपिटा जीडीपी जो है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन
आप ये भी देखिए दुनिया की 20% पॉपुलेशन यहाँ रहती है, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो जाहिर है 20% पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी, या फिर चाइना का आप देखिए, चाइना का भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 13-14 हज़ार डॉलर है कंपेयर टू अस, और उनके भी अगर आप 2010 में उठाइए तो 3-4 हज़ार डॉलर ही थे उनके पर कैपिटा जीडीपी। तो जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उससे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन हम दोनों मिला के 40% पॉपुलेशन दुनिया की इस दो कंट्री में रहती है, बाकी दुनिया में 60%, पूरी दुनिया में 60% पॉपुलेशन रहती है, दो कंट्री मिला के ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन रहती है। तो जाहिर है हमें और भी बेहतर करना पड़ेगा, और इकोनॉमी हमारी तेज होगी, और जितना अच्छी इकोनॉमी होगी उतना ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, और लाइफ स्टाइल भी बढ़ रहा है। आज लोगों को आप देखिए ना, आज जो वेलफेयर स्कीम हम चलाने में जो कामयाब हो रहे हैं, क्यों? हमारे जो रेवेन्यूज़ है सरकार की, उसमें आमदनी बढ़ी, जीएसटी का कलेक्शन 2.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया है या रुपीस हो गया, वो अपने आप में एक समझ में आता है कि ग्रोथ काफ़ी मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम 12% का ग्रोथ है। तो जैसे जैसे आमदनी सरकार की बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए वेलफेयर स्कीम जा रहे हैं। आपको क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है, क्वालिटी ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लिविंग दोनों इंप्रूवमेंट हुआ है। गरीबी रेखा से बाहर लोग निकले हैं, वो भी आपको साथ दिखता है। अब आपके पास जिसको छत नहीं होता तो छत है, तो ये तो इंप्रूवमेंट लाइफ में अच्छे बेटर लाइफ हो गई ना, क्वालिटी लाइफ बढ़ी है। जिसके घर में खाने के लिए नहीं तो खाने पहुंचता है। आज एक आम नागरिक, गरीब नागरिक, उसका हाथ सरकार थाम के मजबूत कर रही है, मतलब उसको हर तरह की सुविधाएं दे रही है। आज अगर आयुष्मान जैसी स्कीम है तो ये फंड करती है सरकार, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, और कई चीज़ों के लिए जो मिलता है, तो लोगों के जो क्वालिटी है रहने सहने के वो बेहतर हुए हैं, ये दिखता है साफ इसमें। लेकिन अभी तो शुरुआत है, हम अपने इस ग्रोथ के मोमेंटम पे हैं। आज दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में इंडिया का नंबर ऊपर में है, टॉप पे है, और इसकी वजह है कि हमने जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिया है, चाहे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया है या पॉलिसी रिफॉर्म्स किया है, इसके फायदे अब दिखने लगे। जिस तरह से एक छोटा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बैंकिंग रेजोल्यूशन के लिए अगर हमने आईबीसी लेकर आए, तो बैंक के जितने एनपीएस है वो खत्म होके अब रिकैपिटलाइज किया, और वेल्थ क्रिएट भी हो गया। बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, जिसने अगर एफपीओ किया तो उन्होंने कैपिटल भी रेज कर लिया। आज बैंक के जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ गई, जो एकदम खस्ता हालत में थी, प्लस क्रेडिट ऑफ टेक भी हो गया, उनकी एबिलिटी जो है वो लेंड करने की बढ़ गई। तो ये पॉलिसी रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हुआ। दूसरा जीएसटी कलेक्शन आप देखिए, तो जीएसटी कलेक्शन वो बढ़ रहा, बैंक डिविडेंड देने लगी। आऊंगा आपके पास कई सारे रिफॉर्म हैं, जो और क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है इसमें मैं अलग से आऊंगा, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि इकोनॉमी बढ़ती है। एक छोटी सी बात कर, हाँ छोटी सी बात खाली कह रहा हूं कि देखिए, कल तक बैंक को कैपिटलाइज करना पड़ा था, इसलिए कि बैंक के पास पैसा नहीं था। कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो बुरी हालत में थी, कैपिटल एडिक्वेसी की भी मेंटेन नहीं कर पाते। आज बैंक डिविडेंड दे रहा है, इसलिए कि कैपिटल एडिक्वेसी तो ठीक हो गई, बैंक के क्रेडिट वर्दी भी हो गया, क्रेडिट लेंड करने के लिए स्थिति में हो गया, क्रेडिट ऑफटेक भी इस महीने को छोड़ दिए तो क्रेडिट ऑफटेक भी ठीक चल रहा है, और बैंक डिविडेंड भी देने लगा। उसी तरह से पीएसयू में भी है। तो ये फर्क आ रहा है, और उससे सरकार के जो सरकार की जो एबिलिटी जो है वेलफेयर स्कीम रन करने की और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और आगे और भी बढ़ेगी, और आमदनी जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और प्रोडक्टिविटी, और खासकर अगर स्किल्ड फोर्सेस होंगे, जैसे जर्मनी में आपके 90% लोग स्किल फोर्सेस है, जापान में स्किल फोर्सेस बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ स्किलिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ये तो हम 2014 के बाद हमने इसकी कोशिश की कि भाई हमें स्किलिंग करना है लोगों को। तो अब ये होते एक दिन में तो स्किलिंग होती नहीं। ये इनिशिएटिव लिया है, अगले 30-40 साल में जब तक हम विकसित भारत होंगे, तब तक हमारे जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड वर्क फोर्स होगा, एजुकेशन पैटर्न चेंज होगा। ये बीए कर लिया, एमए कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, लिखने पढ़ने को उसको एजुकेटेड बोलते थे। अब जाहिर है एक्सपेक्टेशन ठीक है, स्किलिंग एक बड़ा फोकस रहेगा जो आगे चल के पूरे इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। अंशुल अभिजीत जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशुल जी, आपने सुना सरकार की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, आम लोगों का रहन सहन बेहतर हो रहा है, और प्रति व्यक्ति आय चूंकि आम आबादी ज्यादा थोड़ी सी कम रहती है, वो भी धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। तो ये जो आरोप लगता था कि इकोनॉमी तो बढ़ रही है, अमीरी गरीबी के बीच खाई कम बढ़ती जा रही है, ये आरोप तो आपको लगता है कि उसमें अब दम नहीं है, कि है आपके हिसाब से? नहीं,
देखिए, अगर चौथी अर्थव्यवस्था हो जाए सबसे बड़ी दुनिया में, तो ये सुर्खियों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक तरह से ये दिखावा है। जो असलियत है यहाँ पर, जो दुश्वारियां हैं, जो विषमताएं हैं, ये इसको छुपाता है। भारत तो विकसित हुआ नहीं है, यहाँ पर तो गरीबी है, बल्कि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की तादाद भारत में है। ब्रिक्स जो जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, सबसे बुरी हालत भारत की है। सबसे ज्यादा जो बेरोजगार हैं वो भारत में है। अगर यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, अगर वृद्धि होती है, इसका ये मतलब नहीं कि गैर बराबरी चली गई है। गैर बराबरी बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप देख लीजिए कि 1% जो लोग हैं यहाँ पर, वो 40% यहाँ की जो संपत्ति है, यहाँ के संसाधन है, उनके मालिक बने हुए हैं। तो अगर यहां पर वृद्धि होती है, इसका यह मतलब नहीं वो कुछ ही लोगों में सीमित रहती है, 1% लोगों में सीमित रहती है। देखिए, पर कैपिटा तब बढ़ता है और वृद्धि भी नहीं हुई है। अगर आप औसत लगा लें कि जीडीपी ग्रोथ, सकल घरेलू उत्पाद का ग्रोथ मोदी सरकार में कितना हुआ है, उसकी औसत लगा लें तो 6 या 6.5 से ज्यादा हुआ नहीं है। यूपीए सरकार में 7 से 8% वहां पर एक वृद्धि हुई थी, जिससे सचमुच इकोनॉमी बढ़ी थी और वहां पर सब लोगों को फायदा हुआ था। यहां पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। पर कैपिटा $2,500 अभी तक रुका हुआ है। अगर आपको एक विकसित देश बनाना है तो यहां पर वृद्धि दर होनी चाहिए 10 से 12% जीडीपी का। यह आपके सपनों में भी नहीं हो सकता जिस तरह से यह सरकार चल रही है। और ये भी जीडीपी के आंकड़े भी विवादित हैं, आप जानते होंगे, क्योंकि नहीं, एक मिनट, आपने बोल दिया ना, आपने बड़े विस्तार में बहुत सारी बातें फैलाई, गलत फहमियां भी फैलाई, मुझे उनका जवाब देने दीजिए। और ये जो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के जो नंबर भी आ रहे हैं, ये भी विवादित हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 2 से 3% से ज्यादा यहां पर बढ़ोतरी हुई नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि सब और आंकड़े तो सारे नकारात्मक हैं। यहां पर गरीबी तो एक तरह से व्यापक है, बेरोजगारी दर यहां पर बढ़ रहा है, जो यहां पर उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो 16% तक रह गया है। कहां पर यूपीए की सरकार में 17% था और मोदी सरकार कहती थी कि ये 22% ऑफ जीडीपी ले जाएंगे, लेकिन वो ले नहीं गए, वो तो 16% है। उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% है यहां पर। आप मुझे बताइए, सरकारी आंकड़े हैं, यहां पर 75%। जफर इस्लाम साहब, छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर शिशिर सिन्हा जी उनके पास जाऊंगा मैं। जफर इस्लाम साहब, छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, ये कह रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ नहीं हुआ है। अरे भाई, आप 2004 में जब हमने दिया था उस वक्त के आंकड़े उठा के देखिए अंशुल जी, आपको एहसास होगा किस हालत पे हमने इकोनॉमी दी थी आपको। एक स्ट्रांग इकोनॉमी, जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस वक्त 2004 के उठाइए और उसके बाद उसको देखिए कि 2014 में कितना मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, किस तरह से मैक्रो जो है एकदम टेरेबल सिचुएशन में आपने। अरे जफर साहब, हमने 8% जीडीपी आपको दी थी, उसको विकृत करके कोविड के पहले 3.7 हो गई। नहीं, गलत बात है। नहीं, हमने आपको कितनी जीडीपी दी थी ये बताइए। उस वक्त 2014 में आपको तोहफे में कितनी जीडीपी मिली थी? मैं आ रहा हूं उस पर, एक मिनट, आपने 3.7 और नहीं, मैं एक मिनट, अंशुल जी बोल लेने दीजिए, उनका जवाब अंशुल जी का बोल लेने दीजिए। अंशुल जी आपके सवालों का जवाब ही दे रहे हैं, सुन लीजिए। अंशुल जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। अभी बीच में जवाब, बीच में संक्षिप्त में दीजिए। जफर इस्लाम साहब, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, 2 मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं। मैं संक्षिप्त में बोल, बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, आज 11वें स्थान पे जो इकोनॉमी थी 2004 से 2014 तक 11वें स्थान पे रही। वो इकोनॉमी में मोमेंटम दिखा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी, ग्रोथ दिखा, और उसके बाद आज हम जो है चौथे स्थान पे हैं और अब तीसरे स्थान के लिए नॉक कर रहे हैं। 2 साल 2.5 साल के अंदर हम हो भी जाएंगे वो। लेकिन जरा इनसे पूछिए कि जो, या आप खुद देख लीजिए कि जो आंकड़े आप उस वक्त के निकाल के देखिए और 2014 में वो आंकड़े किस तरह से बिखरते हुए दिखे। जिस इकोनॉमी में पॉलिसी पैरालिसिस हो, जिस इकोनॉमी में सारे बैंक डूबते हो, अगर व्हाइट पेपर लेके आते तो इनके पास कोई मुंह नहीं होता। लेकिन देश को बचाने के लिए हमने व्हाइट पेपर नहीं लाया। लेकिन आज गर्व से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है। हमारे यहाँ 10-12% जो कह रहे हैं ग्रोथ। जफर साहब, इस पे भी जवाब है अंशुल जी का, लेकिन अंशुल जी का जवाब लूंगा। ऐसा करता हूँ, शिशिर सिन्हा जी, मिताली निकोल, आप दोनों का ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं, फिर आप दोनों थोड़ा आराम कर लीजिए, डेटा देख लीजिए, कौन सा डेटा सही, कौन सा डेटा गलत आप लोगों का। तो इसमें शिशिर सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा। आपसे ये समझना चाहता हूँ, जब ये हम कहते हैं कि इकोनॉमी हमारी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है,
तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है। तो इसको जरा समझाइए कि इसका मतलब आम इंसान के लिए क्या होता है। क्या ये माना जाए कि अर्थव्यवस्था का बढ़ना इस बात का संकेत है कि अभी न थोड़ी देर से ही सही रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे, अमीरी गरीबी के बीच खाई मिटेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा? लक्ष्मण जी, पहले तो आपको बहुत बहुत आभार हमें बुलाने के लिए, क्योंकि लगभग 12 साल के बाद उस चैनल पे मैं आया हूँ जिस चैनल में काम करता था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आमंत्रित करने के लिए। दूसरी बात, और ये भी हमें बता दूं कि 7 शिशिर सिन्हा जी जनवरी की टीम में मैं 2026 काम का करता था। शिशिर सिन्हा जी हमारी टीम का नेतृत्व करते थे, जहां मैं जिस टीम में था मैं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली चीज कि हमें 7 जनवरी 2026 का इंतजार करना होगा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि तब भारत सरकार पहली बार एक अनुमान जारी करेगी वित्त वर्ष 2025-26 का। एक दूसरा, ये जो आंकड़े आपके दिए गए हैं वो 2025-26 वित्त वर्ष के लिए है, ना कि 2025 कैलेंडर वर्ष के लिए है। तीसरी बात, ये होगा जिसके अभी जानकारी जो है वो अंतिम रूप में पता चलेगा मई 2026 में। तो ये जो आंकड़ों का खेल है ना, ये एक लंब हो गया है। दूसरा जो मूल आपका सवाल था कि क्या इससे गरीबी दूर हो जाएगी, क्या ये असमानता दूर हो जाएगी, ये वही वाली कहानी है कि मुर्गी या अंडा। सवाल उठता है कि जब जिस देश की आबादी आप 140 145 करोड़ की आबादी हो, और वहां पर आपकी अगर अर्थव्यवस्था का आकार, आपकी अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो 4.186, जो मैं 187, जो मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े को लूं, वो पहुंच जाता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रति व्यक्ति औसत, आप देखिए, माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय लिखने के बजाय हमें लिखना चाहिए प्रति व्यक्ति औसत आय। प्रति व्यक्ति औसत आय जो लगभग आप समझ लीजिए कि 2,880 के करीब में पहुंचेगा। और वहां पर अगर हम जापान से तुलना करें कि उनके उनकी अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो 4.186 के लगभग में होगा, और प्रति व्यक्ति आय उनकी पहुंचेगी, प्रति व्यक्ति औसत आय जो होगी वो 33,960 के लगभग में होगी। तो अंतर रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का अगर विस्तार होगा तो उससे आपके प्रति व्यक्ति औसत आय में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक दूसरी बात, संसाधन जैसे जैसे आएंगे, आप जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो कुछ भी आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, उसके लिए आप सक्षम हो पाएंगे। और ये तभी संभव होगा जब आपकी अर्थव्यवस्था का विकास हो, आपके लिए आय का स्रोत बने। तीसरी बात कि हम लोग एक थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, चूंकि अर्थशास्त्र का एक छात्र रहा हूं तो एक थ्योरी आपके सामने रखना चाहूंगा, एक सिद्धांत रखना चाहूंगा। इसको कहते हैं रोस्टो थ्योरी ऑफ ग्रोथ। और देखिए, सुब्रमण्यम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उनके अगर पूरे बयान को अगर आपने सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि हम टेक ऑफ स्टेज पे आ गए हैं। यानी कि रोस्टो के ग्रोथ जो थ्योरी होती है, हम उसमें तीसरे स्टेज पे आ गए हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल थ्योरी होता है, उसके बाद प्री टेक ऑफ होता है, फिर टेक ऑफ है, फिर इसके बाद मैच्योरिटी है, फिर आपका एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन है। तो यदि हम तीसरे स्टेज पे आ गए तो हमारे टेक ऑफ के चांस बनते हैं, और टेक ऑफ के चांस बनते हैं, अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, तो संसाधन और लोगों की बेहतरी के लिए आपके पास मौके उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा कि 7 जनवरी 2026 तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, जब ये आंकड़े हमारे पास एक सरकार की ओर से जो है प्रामाणिक तौर पर आएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें इंतजार करना पड़ेगा प्रमाणिक आंकड़े का। लेकिन एक चीज़ जो आपने बताया कि जब टेक ऑफ की स्थिति में होते हैं तो फिर बाकी की चीज़ें अपने आप साथ में चलनी शुरू हो जाती है। मिताली निकोरे जी, ये जो पूरा मामला चहल बहस चल रही है, इसमें यह है कि फोर्थ इकॉनमी, बड़ी इकॉनमी हम लोग हो चुके हैं। अब आगे बाकी जो फंडामेंटल्स है इकोनॉमी को, वो कैसे बेहतर होंगे। तो मैं थोड़ा सा आपसे समझूं कि अभी कुछ देर पहले हमने अरविंद विमानी साहब का इंटरव्यू किया, आपने शायद सुना होगा। उसमें उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के साइज को अब पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम से बिल्कुल ये चाहिए कि उसके साथ साथ बढ़ता रहे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जहाँ से हम कंपेयर करें उस देश की जनसंख्या अलग होती है, हमारी जनसंख्या अलग होती है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। इसको आप लोग कैसे देखें, इकोनॉमिस्ट इस डेवलपमेंट को कैसे देखता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्मण जी, थैंक यू मुझे इस शो में बुलाने के लिए। और मैं काफी काफी इंटेंटली सारे स्पीकर्स को सुन रही थी, क्योंकि एक्चुअली इस पूरे पैनल में अर्थशास्त्री सिर्फ मैं ही हूँ।
तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि सब लोग मेरे सब्जेक्ट को ऐसे डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना बहुत जरूरी है, जैसे कि शास्त्री जी ने अभी कहा कि हाँ ठीक है, जनवरी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कुछ डेटा के लिए, लेकिन अगर हम पिछले 20 साल का डेटा देखें तो कुछ चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं, और जो मैं आपके व्यूअर्स के लिए एकदम क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये बिल्कुल। है कि अगर हम लास्ट 20 साल देखें तो इंडिया का जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है, हमारा जो ग्रोथ है, वो सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, पिछले 2 डेकेड से 20 साल से वो सबसे फास्टेस्ट रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम 20 साल से काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। अगर हम मतलब चाइना को हटा दे तो मतलब ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंडिया सबसे आगे रहा है। अभी लास्ट 5 साल में जब पोस्ट कोविड का पीरियड है, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट, एक कहते हैं कि हम लोग मतलब हमने एक मतलब हम सबसे फास्टेस्ट ग्रो करे हैं पोस्ट कोविड के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने बाउंस बैक बहुत फास्ट किया है, और हमने एक तरह से पूरी दुनिया की फार्मेसी हम बन गए थे कोविड के टाइम पे, और पूरी दुनिया को हम बहुत सारे पदार्थ एक्सपोर्ट करने लग गए थे। इसकी वजह से हमारा जो एक बाउंस बैक रहा है पोस्ट कोविड, वो बहुत स्ट्रांग रहा है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो हमें ये बात एक तो एक्नॉलेज करने की बहुत जरूरत है, और तीसरी बात जो कि बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए, वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का पूरा ट्रैजेक्टरी, एक पाथ जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में लिया है। क्योंकि लास्ट 10 साल में, चाहे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करें, चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करें, मतलब ये बोलना बहुत आसान है कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग आज 16% है या 13% है या 15% है, लेकिन कहाँ होती अगर हमने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता। ये भी एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, जो कि हमें हमेशा काउंटर फैक्चुअल चेक करके, इकोनॉमिस्ट जब हम लोग चेक करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होता तो शायद हम 10% या 9% पे पहुंच जाते। तो हमने जो आज अचीव किया है मैन्युफैक्चरिंग में, इस बावजूद कि चाइना इतना स्ट्रांग है, इस पे भी हमें बहुत गर्व होना चाहिए। और इतने मिलियंस ऑफ लोगों को, स्पेशली मिलियंस ऑफ औरतों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स मिली हैं, क्योंकि हमने उसमें वो इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपका सवाल मैं बस 30 सेकेंड्स में आंसर करती हूँ कि वो बात ये है, पर कैपिटा इनकम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में एक 1.4 बिलियन लोग हैं। अब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो अराउंड $3,000 है, करीब करीब। और आगे जैसे हम एक मिडिल इनकम इकोनॉमी एट बेस्ट बनते हैं, हम कोई हाई इनकम इकोनॉमी नहीं बनते हैं, लेकिन जो ओवरऑल क्वांटम है वो बहुत बड़ा है। बहुत रीजंस उसके ये भी हैं कि हमारी पॉपुलेशन हाई है, इसीलिए हमें जरूर आगे चलते हुए अपने पर कैपिटा इनकम पर फोकस करना है, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो ऐसी ग्रोथ ना हो कि कुछ लोगों में ही सीमित रह जाए, लेकिन एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हो जो कि हमारे कंट्री के पुअरेस्ट लोगों तक पहुंचे। और ये ऑलरेडी सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, जब सोशल वेलफेयर में इन्वेस्ट करती है, तब वो उसे अचीव कर पाती है, जो कि मोदी सरकार ने किया ही है। बिल्कुल, ये सारी बातें आपने रखी एक, लेकिन आपने अच्छी बात कही कि जब इकॉनमी इस तरह से बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट हो, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, अपने आप यहाँ पर होता है। ये सवाल लेकर के मैं जाऊँगा शायद जफर इस्लाम साहब के पास। हालांकि एक चीज़ बता दूं कि इस शो में पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं शायद जफर इस्लाम साहब, चाहे अभिजीत अंशुल जी, लेकिन सबके अपने अपने बड़े इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। जफर इस्लाम साहब खुद डॉयशे बैंक के MD रह चुके हैं, अंशुल साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD MPhil किए हुए हैं, शिशिर सिन्हा सर जहाँ तक मैं समझता हूँ करीब 35 साल से ज़्यादा का अनुभव इनका इकोनॉमिक जर्नलिस्ट के क्षेत्र में रहा है, तो चीज़ों को बखूबी समझता है। जफर इस्लाम साहब, ये एक कितना बड़ा फैक्टर होता है जब इकोनॉमी बहुत बढ़ती है, रफ्तार तेज होती है, तो FDI आना, बाहर के इन्वेस्टमेंट आना, ये सब ज़्यादा आसान हो जाती है। चाहे रेटिंग एजेंसियाँ ज़्यादा रेटिंग करेंगी, इन्वेस्टर ज़्यादा भरोसा जताएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए, अभी हिस्टोरिकली अगर आप बैक टेस्टिंग करें तो आपको अंदाज होगा कि जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ मोमेंटम रहा, जितने और अपॉर्चुनिटी भी जो क्रिएट होती रही, तो उसमें FDI भी आता रहा। आपने देखा कि फर्स्ट अगर देखें UPA के पीरियड में, अगर आप देखिए तो $250 ट्रिलियन
एफडी आया था और हमारे उसी पीरियड में $500 ट्रिलियन एफडी आया। तो वो उससे समझ में आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, मोमेंटम है, अपॉर्चुनिटी है, तो एक जो है एफडी आया था। लेकिन एक बड़ी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझने के लिए, और जिसपे हमारी सरकार का फोकस है, और इस मेरे ख्याल से जो इकोनॉमी को समझते हुए इस बात को समझते हैं, और गंभीरता से ये बात मैं कह रहा हूँ कि जो एफडी आया है वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट या जो एसेट्स ऐसे बाय कर रहे हैं जो ऑलरेडी कैश जनरेटिंग एसेट्स है। लेकिन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में जो एफडीआई नहीं बहुत ज्यादा आया है, जिसकी चिंता हमने की है, और उसलिए अब बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई हो, फुल इक्विटी जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में आए, ताकि उसका ज्यादा हमको एडवांटेज होगा। इसलिए कि जो उसमें ज्यादा जॉब क्रिएशन भी होगा, उसमें ज्यादा जो है ब्लू कॉलर जॉब होगा, व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएट कर पाएंगे, और मोमेंटम भी ज्यादा रहेगा। तो ये हमारी सरकार की कोशिश है कि अब हम ब्लू कॉलर जॉब क्रिएशन के लिए हमें एफडीआई जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा जितना अट्रैक्ट कर सके, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब बात रही जहां पर रफ्तार तेज रहेगी तो जाहिर आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो सरकार के खजाने हमारे जो कोशिश होती है कि जनता तक पहुंचाने के लिए, और इसलिए वेलफेयर स्कीम डिफरेंट वेलफेयर स्कीम लेकर आते हैं ताकि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम कैटर कर पाए। अब मैंने छोटी सी बात कही थी कि आज जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, अब आयुष्मान भारत स्कीम यहाँ के लिए यहाँ के लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखिए तो आयुष्मान भारत स्कीम एक टेम्पलेट बन गया है फॉर वेरियस कंट्रीज, फॉर मेनी कंट्रीज, कि वो इस तरह के इंश्योरेंस जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कैसे इतने बड़े देश में इतने लोगों के लिए चला पाते हैं। और उसका एडवांटेज हमें साफ दिख रहा है कि आज एक गरीब आदमी जिसको हॉस्पिटलाइजेशन में इतनी तकलीफ होती थी, कहाँ जाए, अपने घर में और मकान सब बेचने पड़ते थे, आज उसके लिए सारे हॉस्पिटल खुले हैं। और इसी चीज को जो है इस टेम्पलेट को दुनिया जो है इंप्लीमेंट करने जा रही है अपने कंट्री में। कितनी जगह आप हेल्थ मिनिस्टर से पूछिए, उनके पास जो नंबर ऑफ कॉल्स और जो इसके बारे में चर्चा करने के लिए इन्विटेशन आते हैं, उससे समझ में आता है कि दुनिया में कितनी इसके बारे में चर्चा हो रही है। मैं खुद एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे मौका मिला तो मैं इसके बारे में जो चर्चा किया था, आज वो देखता हूं कि उसका जो दायरा है, जो सर्किल है, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। इस बजट में सरकार ने इसको भी जो 60-70 साल से उम्र के लोग हैं उनको भी किया है, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हों, लेकिन उनको भी उसमें ले लिया साथ। तो इससे समझ में आता है कि इसके इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, इसलिए कि डिस्पोजल जो सरकार के पास रेवेन्यू है, स्ट्रीम है, वो है, और उसका एडवांटेज हो रहा है कि हमने एक चीज किया है, रोबस्ट इकोनॉमी, जैसा आपने कहा रेटिंग से, हमने जो कुछ चीजें को बहुत मजबूती से पकड़ा है, जो प्रधानमंत्री जी की एकदम सोच बहुत सटीक सोच है कि अपनी जो चादर है उससे ज्यादा पैर नहीं फैलाना, मतलब जो हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम है उससे ज्यादा नहीं। इसलिए फिस्कल रिफॉर्म्स के बारे में हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। इसलिए हमको देखिए, हमने उस लोगों को सरप्राइज, जो स्ट्रीट पे एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर हमने जो है फिस्कल डेफिसिट नंबर दिए, और आगे के जो रोड मैप है वो भी क्लैरिटी दी। हाँ, एक कंसर्न आज के दिन में मैं जरूर कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी तो दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चल रही है, लेकिन हम कोई आइसोलेशन में तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमें ग्लोबल इकोनॉमी को भी देखना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें बहुत पेन है, बहुत ज्यादा पेन है। हाँ, और हाँ, तो उसकी वजह से शायद हमारे ग्रोथ मोमेंटम में थोड़ी कमी हो। तो उस ग्लोबल इकोनॉमी के पेन को दूर करने के लिए या फिर उसको फैक्टर इन करने के लिए हम लोग कितने सक्रिय रहें? अभिजीत अंशुल साहब, ये विपक्ष के ये होने के नाते, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, आप कैसे देख रहे हैं सरकार की रणनीति को इस मोर्चे पे? देखिए, रणनीति तो साफ है क्या रही है। पहले जीडीपी की बात हो रही थी, सकल घरेलू उत्पाद की। एक तोहफे के रूप में यूपीए ने 8% के करीब जीडीपी इस सरकार, मोदी सरकार को दी थी। उसको विकृत करके, उसका विनाश करके नोटबंदी के बाद, जीएसटी लाने के बाद वो 3.7 हो गई। कोविड के पहले जो कोविड में हाल हुआ वो तो आपको पता ही है, जिस तरह हमारी अर्थव्यवस्था का संकुचन हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। और उसके बाद तो ये उभर ही नहीं पाई। वो बेस इफेक्ट है कि कभी कभी आगे चली जाती है। अभी भी ये 6 है या 6.5 है, ये भी आंकड़े सही है गलत है को भगवान जाने। लेकिन जो विनाश करने की कोशिश की इस सरकार ने, अपनी अर्थव्यवस्था को
और यहाँ पर ये बहुत सारी स्कीम्स और नीतियों का जिक्र हुआ, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारे विफल स्कीम्स थे। इसमें न बेरोजगारी कम हुई, इसमें न रोजगार हुआ, न यहाँ पर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को कोई फायदा हुआ। और नोटबंदी के बाद जो एक तरह से अर्थव्यवस्था पे एक प्रहार था, उसका असर तो आपने देखा। जीएसटी के बाद एमएसएमईज की कमर टूट गई, कितने सारे तो बंद हो गए। और ये एमएसएमईज ऐसा एक वर्ग है, और एक वर्ग तो है नहीं, इसमें बहुत छोटे हैं, सूक्ष्म एक हैं, लघु भी हैं और मध्यम भी हैं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, जो 99% हैं, उनमें बहुत भारी असर पड़ा। यहां पर बहुत सारी तो बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। और ये ऐसा वर्ग था जो 45% हमारे एक्सपोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करता था। इसलिए एक्सपोर्ट्स में, निर्यात में जो कमी आई है, इसी वजह से आई है। तो सरकार ने जो विनाश किया है, इसलिए जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सारे नकारात्मक हैं। यहां पर एफडीआई की बात हुई ना, मैं बता देता हूं, मुझे खुशी हुई कि सरकार बड़ी चिंतित है कि कोई एफडीआई क्यों नहीं आ रहा है, और चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि इस साल, इस वित्तीय वर्ष में वो 0.4 बिलियन डॉलर तक गिर गया है। पहले 10 बिलियन डॉलर था। एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी एफडीआई 107% है, और होना चाहिए 3%, 4%, 5%। और यहां पर कहते हैं कि हम दुनिया भर में यहां पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय निवेश यहां पर आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है, यहां से लोग भाग रहे हैं। बल्कि यहां की जो इंडस्ट्रीज हैं, निजी निवेश भी नहीं हो रहा, यहां की जो इंडस्ट्रीज हैं वो निवेश अंतरराष्ट्रीय बाजार में कर रहे हैं, यहां पर नहीं कर रहे। और इसलिए निजी निवेश अगर नहीं हो रहा तो उत्पादन भी नहीं हो रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि 16% है तो ठीक है? आप तो कहते हैं 25% होना चाहिए ना, परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा, तो नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो लोगों की जेब में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मांग नहीं है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, यहां पर सब अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, मांग एक अर्थव्यवस्था का एक पहिया होता है जो तेजी से दौड़ाता है। यहां पर मांग नहीं है तो अर्थव्यवस्था कभी पटरी पे नहीं आएगी और दौड़ेगी नहीं। और सबसे जरूरी एक बात, गैर बराबरी की तो बात ही नहीं हुई। आप पहले नंबर पे भी आ जाएं, अगर 1% लोगों के पास सारी संपत्ति है तो आप लेके करेंगे क्या? आप जश्न मनाएंगे, जुलूस लेके जाएंगे, तो जुलूस उन घरों में लेके जाइए जो गरीब हैं, जहां पर गुर्बत है, जहां बेरोजगारी है, जहां पर शिक्षा का पैसा नहीं, जहां पर स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, जहां पर हाउस होल्ड बजट गिर गया है, उनको घर में ये बताइए कि नहीं, यहां पर तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, आपको खुशी से कूदना चाहिए। वहां पर जाके बताइए। गैर बराबरी एक सबसे बड़ी समस्या है, और एक गैर बराबरी सबसे बड़ी समस्या है। जफर इस्लाम साहब इशारा कर रहे हैं, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक से लौटूंगा तो बाकी मेहमानों के साथ बातचीत करूंगा। जफर इस्लाम साहब। अरे भाई, नहीं, कभी कभी मुझे अंशुल जी हो या कांग्रेस के और भी प्रवक्ता हूं, उन्हें अपने गरीबा में झांक के देखना चाहिए कि इकोनॉमी को किस हालत में आपने चरमराती इकोनॉमी दिया, पॉलिसी पैरालिसिस दिया, बैंकों की खस्ता हालत दिया, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स खराब दिए, हर जगह जो तकलीफ पेन दिया आपने, और वहां से हम गेंद आपको सिर्फ दे रहे हैं। और इस दुनिया को इस बात को तस्लीम करवाया कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, रेटिंग अपग्रेड हुआ। आपके समय में हुआ क्या? आप जो बातें कर रहे हो, हमने जो जिस हालत में इकोनॉमी को दिया उसको आपने खराब करके, आप देखिए इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ दर देखिए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, वो आप जरा दिखाई 2004 के देखिए और 2014 के आंकड़े उठा के देखिए, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि आपने किस तरह से वहां पर इकोनॉमी को खराब किया। बट मैं इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूं। आज मैं इस बात को करता हूं, देखिए कांग्रेस को अपोजिशन के लोग इस तरह से बोलेंगे, लेकिन जो क्रेडिट एजेंसीज होती हैं उनको वो इवेलुएट करती हैं, वो इस तरह की बेतुका बातें जब कोई भी करता हो कि फर्जी है, फर्ज डेटा है। अरे भाई, ये सारे जो वर्ल्ड बैंक हो, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हो, वो हर नंबर को रिवैलिडेट करते हैं, आपके नंबर को। तो इस तरह से बोल के आप अपने देश के कहीं ना कहीं जो है, जो दुनिया की नजरों में जफर साहब, ये आंकड़ों को हर कोई अपने अपने चश्मे से देखता है, और आंकड़े ये कहते हैं, जो देखें आंकड़े उस हिसाब से आप निकाल भी सकते हैं। इस पे चर्चा लंबी बहस भी की जा सकती है, लेकिन फिलहाल चूंकि आंकड़े आप अपने तरीके से आप इवेलुएट कीजिए, लेकिन रिवैलिडेट कौन करता है? जो एजेंसीज होती है, चाहे क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसीज या जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, लाइक वर्ल्ड बैंक, इस तरह की एजेंसीज जो है उसको रिवैलिडेट करती है। ठीक है, उस पे भी अंशुल जी से उस पे भी जवाब लूंगा, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटता है तो हम लोग एक सवाल जरूर पूछेंगे कि ऐसे केस में
ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी, ग्लोबल ट्रेड में भारत की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, वो अभी भी बहुत कम है। ये एक बड़ा चैलेंज है जब हम दुनिया के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस पर आप लोगों की राय लूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत की इकोनॉमी के ऊपर। ब्रेक पे जाने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया था, वह है कि गैर बराबरी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आम इंसान बड़ा संजीदा हो जाता है जब भी ऐसी बातें आती है। तो मिताली, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रोथ को आप लोगों ने फॉलो किया है, आप लोग कोई आंकड़ा देखती हैं क्या कि ये जो गैर बराबरी जिसको कहते हैं, जिसको दूसरी भाषा में कहें कि अमीर गरीब के बीच खाई का बढ़ना, ऐसा कोई आंकड़ा आप लोग ट्रैक करती हैं, वो क्या कहता है? जी जी लक्ष्मण जी, थैंक यू सो मच। एक आंकड़ा होता है जिसे हम कहते हैं जिनी इंडेक्स। जो मतलब ये एक फॉरेन मेट्रिक है। इसको सारी संस्थाएं ट्रैक करती हैं, वर्ल्ड बैंक भी ट्रैक करती है, आईएमएफ भी ट्रैक करती है। और जिनी इंडेक्स का डेटा लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसे कैलकुलेट करा जा सकता है। और इंडिया में जो कंजम्पशन का डेटा आता है, मतलब कि जैसे अगर आपका हाउस होल्ड इनकम 10,000 रुपए है तो आप कितना कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपका हाउस होल्ड इनकम 20,000 है तो आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, उस डेटा के हिसाब से हम लोग जिनी इंडेक्स कैलकुलेट कर पाते हैं। और अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जिनी इंडेक्स इंडिया के लिए वर्स ही हुआ है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज हम ज्यादा इक्वल हैं, 10 साल पहले हम ज्यादा इक्वल थे, आज हम ज्यादा अनइक्वल हैं एज अ सोसाइटी। ये बात एक फैक्ट है, और ये सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम्स के अक्रॉस सब लोग मानते हैं कि हाँ, आज जो अमीर है वो पिछले 10 सालों में ज्यादा अमीर हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब ज्यादा गरीब हुआ है, क्योंकि हमने काफी लोगों को पॉवर्टी से निकाला भी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से भी निकाला है। लेकिन क्या वो जो गरीब था वो उतना उस पेस पर अमीरी की ओर जा रहा है? नहीं। जो अमीर है वो ज्यादा तेजी से अमीर हो रहे हैं। तो इस बात की जो एक रियलाइजेशन है, वो मैं आज देखती हूँ जब भी मैं काम करती हूँ डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स के साथ। तो ये बात सारे ही पॉलिसी मेकर्स एक तरह से मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। आपने जैसे विरमानी जी के साथ भी जो इंटरव्यू हुआ था अभी, उसमें उन्होंने भी यही बात कही थी कि हाँ, ये जो है एक चीज है जिसके लिए हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और इसको काम करने के लिए 3 तरीके से काफी देश जो है इसको डील करते हैं। सबसे बड़ा एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे आप ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, किसी को भी अपनी रोजमर्रा की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उनका कम हो जाएगा। जैसे अगर आपकी सड़कें अच्छी हैं, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपके पास पानी घर में साफ आ रहा है, तो आपको उन चीजों पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा एरिया जो बहुत जरूरी होता है इनइक्वालिटी से डील करने के लिए, वो है स्किलिंग और एजुकेशन। मतलब जैसे जैसे लोग अपना स्किल डेवलपमेंट बढ़ा सकेंगे, एजुकेशन बढ़ा सकेंगे, उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, तो इससे वो अपना इनइक्वालिटी कम कर सकते हैं। और तीसरा एरिया है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मतलब कि ऐसा टैक्सेशन जो कि जो सबसे पुअर लोग हैं, जो सबसे लो इनकम लोग हैं, उन पर टैक्सेशन कम रहे। तो अगर हम अपना यूनियन बजट का ही डिसीजन अभी देखें कि 12 लाख से कम की जो इनकम है उस पर अब किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पूरे ग्लोबल साउथ में, सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, कि जो लोग एक आय से कम हैं वो अब टैक्स नहीं देंगे। तो इससे भी इनकम इनइक्वालिटी पर अगले 5 या 6 सालों में हमें दिखेगा कि शायद इम्प्रूवमेंट काफी असर हमें पड़ता हुआ दिखेगा यहाँ पे। बिल्कुल शशि सर, यहाँ पे 3 चीजें इन्होंने बताया मिताली ने, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा स्किलिंग, तीसरा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। आप तो सरकार की पॉलिसी को काफी करीब से देखते रहे। मुझे लगता है कि सरकार ने हर बजट में, हर मौके पे इन तीनों पे बराबर जोर दिया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्किलिंग हो, अलग अलग स्कीम आई, टैक्सेशन पे हर बार कुछ ना कुछ रिफॉर्म होता रहा। इसके बावजूद उतनी तेजी से ग्राउंड पे आपको दिख रहा है क्या असर, जो गैप कम होने का? कि मिताली ने जो जिनी कोएफिशिएंट की बात की, वो वाकई में एक बड़ा पैमाना होता है किसी भी देश में आर्थिक असमानता को समझने के लिए, और हम उसमें बेहतर हुए हैं। और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये बात सही है कि अमीरी बढ़ी है, लेकिन गरीबी और बढ़ गई है ये कहना सही नहीं होगा। ये पहली बात है जो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं।
दूसरा मुद्दा जो सरकार की नीतियों का मुद्दा है, देखिए आपने अगर बजट देखा होगा और जो मेरा अनुभव है बजट का, हर बजट में मैंने एक चीज नोटिस किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है। ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमारा बढ़ता है, जो अभी 11.21 लाख करोड़ रुपए का इस साल का 2025-26 का है, और पिछले साल देखे तो 11.11 था, जो कि घट करके 10.28 रहने का अनुमान है। उसके सही आंकड़े हमें 30 तारीख को पता चलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ने का मतलब क्या होता है, पूंजीगत खर्च बढ़ने का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र में एक अवधारणा इस्तेमाल की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हो, उसका फायदा कितना होता है। तो अगर राजस्व खर्च अगर हम 1 रुपया करते हैं तो उसका फायदा 90 पैसे का होता है, और अगर हम पूंजीगत खर्च 1 रुपया करते हैं तो उसका फायदा हमें 4 रुपए का होता है। तो जब आप बजट देखते हैं कि 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है, उसमें 11.21 लाख करोड़ रुपया आपका पूंजीगत खर्च है, उसका अगर आप मल्टीप्लायर देखेंगे तो लगभग 48 लाख करोड़ रुपए होगा। यानी कि अगले 3 से 4 सालों में जो आपका इस साल का बजट है, उतना ज्यादा फायदा आपको इस पूंजीगत खर्च का दिखेगा। यही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस खर्च का फायदा कैसे होगा। दूसरी बात, एक सड़क बनती है ना, तो सड़क बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वहां पर जो है वो चारकोल लगा दिया जाता है या फिर वहां पर डंपर चला दिया जाता है। कितने लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मिलता है, ये आपको समझना है। दूसरा, सड़क बनने के बाद उसके दोनों तरफ बसावट होती है, औद्योगिक विकास का रास्ता खुलता है, तो वो आपको एक अलग फायदा देता है। ये सारे फायदे आप अगर उम्मीद करें कि 1 साल में हो जाएगा तो ये गलत है, 2 साल में हो जाएगा तो गलत है। देखिए अर्थशास्त्र जो है ना, धैर्य की आपकी परीक्षा लेता है, और हमारी दिक्कत ये है कि हमारे अंदर धैर्य नहीं है। तो हम सोचते हैं कि आज हमने 11 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इसका फायदा अभी होगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। दुनिया के तमाम देशों को देख लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से हासिल किया है। तो हम बात फिर वही मुद्दे पे आते हैं कि क्या हमें विकास पहले चाहिए, या हम पहले ये सोचे कि हमें प्रति व्यक्ति औसत आय में किस तरह की बढ़ोतरी हुई। ये जो सारे रास्ते बन रहे हैं ना, यहीं से आपके विकास की अवधारणा और प्रति व्यक्ति औसत आय में आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, शेयर बाजार का सिद्धांत यहाँ भी आपने अपनाना है। केवल पैसा निवेश नहीं करना है, धैर्य का भी निवेश करना है। बिल्कुल, सिर्फ सिर्फ पैसा निवेश नहीं करना। मैं थोड़ा सा इसको लेकर जाऊं अंशुल जी के पास। अंशुल जी, आपने सुना सारे डिबेट में, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जहां पे हर कोई एकमत है कि काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आप जो बार बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी, और दूसरी बात जो आपने बार बार उठाया है कि जहां हमने इकोनॉमी को छोड़कर आया था उससे काफ़ी बदतर इकोनॉमी भारत बीजेपी की सरकार ने दी है। इसके पीछे दो दलील आप दे दीजिए, उसी दोनों दलील का सटीक जवाब मैं जफर इस्लाम साहब से लूंगा। क्योंकि शो का समय खत्म हो रहा है तो हम लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करने से अच्छा है कि तथ्यात्मक दीजिए, तथ्यात्मक जवाब भी उनसे ले लूंगा। नहीं, सबसे पहले तो अब जिनी कोएफिशिएंट की बात हुई तो उससे एक दिलचस्प दर्दनाक आंकड़ा ये निकल रहा है कि उपनिवेशवाद के समय, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के समय बेहतर स्थिति थी जो अब है। अब से अगर तुलना की जाए तो ये तो फर्क अभी से नहीं, वहां से 50 साल पहले का फर्क है, वहां तक ले आई ये सरकार। और जहां तक हमारी जीडीपी का सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद का सवाल है, वहां पर आप जाइए 8% दिया था हमने, इन्होंने कोविड से पहले 3.7 कर दिया, और उससे पहले अब तो आप 6 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब भाई इकोनॉमी का विस्तार होगा कैसे, सरकारी तिजोरी में पैसा आएगा कैसे? खारी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहां पर सर आगे ले जाएगी, निजी निवेश क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे बताइए यहां पर। और जो नोटबंदी की और जो जीएसटी लेके आए, ये तो सबसे एक तरह से प्रहार था जो बर्बाद कर दिया यहाँ की अर्थव्यवस्था को, बिल्कुल विनाश कर दिया। और एमएसएमईज में जो नुकसान हुआ है उससे उभर के आए नहीं यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था। तो ऐसे में एक आंकड़ा नहीं है, बहुत सारे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप पीछे हैं, पर कैपिटा जीडीपी प्रति व्यक्ति आय में आपका स्थान है 140। अगर कोई और भी आंकड़ा ले लीजिए, हंगर इंडेक्स में आप 114 हैं। जितने भी आंकड़े ले लीजिए, या सरकारी हो या अंतरराष्ट्रीय हो, सब में नकारात्मक है। भाई आप जश्न मनाएंगे तो किस बात का मनाएंगे? गैर बराबरी का मनाएंगे, गरीबी का मनाएंगे, बेरोजगारी का मनाएंगे। बेरोजगारी दर कोविड से पहले आपको सुर्खियां याद होगी। जफर इस्लाम साहब 1.5 मिनट का समय आपके पास है। अंशुल जी, 1 मिनट जफर साहब से जवाब ले लेते हैं। देखिए,
3-4 बातें मैं सबकी बात सुन रहा था। देखिए बहुत अहम बातें उन्होंने कही, जो बजट के बारे में उन्होंने कही कि कैपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमारा फोकस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हमको कंट्रोल करने का फोकस है, फिजिकल डेफिसिट पे है। और सही कहा उन्होंने कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर रेलवेज में हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लेके 5-6 रुपया उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। रोड पे 3-3.5-4% रुपये का होता है। इसी तरह से अलग अलग, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। उसका फायदा जाहिर है, हमने अगर कैपेक्स कर रहे हैं तो हम उसका एडवांटेज हमको मिलता है कि इकोनॉमी में उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। लेकिन जो ये बार बार अंशुल जी कह रहे हैं कि आप देखिए, मैं 2-3 आंकड़े देता हूं, ये इनको बताना पड़ेगा कि आपने पैसा जो है पानी की तरह बहा दिया, जो बैंकों से आपने लुटवा दिया। 1947 से 2006 तक बैंकों के जो बैलेंस शीट साइज थी वो 18 लाख करोड़ थी। आप जो सिर्फ 6 साल में, मात्र 2006 से 2012 तक उसको 3 टाइम कर दिया, 52 लाख करोड़ कर दिया। और कैसे किया, आप जरा से एक केस स्टडी पढ़िए जाके, डेट कर्स एक केस स्टडी जो है क्रेडिट स्विस के आई थी, उसको जरा पढ़ना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से इकोनॉमी में आपने बर्बाद की। आपने उस सारे बैंकों को खत्म कर दिया, इसलिए कि आपने 52 लाख करोड़, 18 से 52 लाख करोड़ कर दिया। और जो भी आपने उस वक्त जो प्रोजेक्ट आपने सैंक्शन किए, उसमें से जो एबिटा जो है नेगेटिव, एबिटा नेगेटिव 67% प्रोजेक्ट जो है एबिटा नेगेटिव थे। एबिटा नेगेटिव मींस कि इट विल नेवर टेक ऑफ, कैश फ्लो रहेगा ही नहीं फॉर डेट सर्विसिंग के लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट आपने सैंक्शन किए, इसलिए कि 10 जनपद से फोन आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आ रहा था, एफएम के यहाँ से फोन आ रहा था, करते रहो, कमीशन खोरी करते रहो, देश को सत्यानाश करते रहो। आज वो रिकैपिटलाइज क्यों करना पड़ा? इस पे कई बार आरोप लगे हैं और कई बार विपक्ष ने भी अपनी तरह से इसका जवाब दिया। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा डिबेट आगे बढ़ाने की स्थिति में हूं नहीं, लेकिन मैं आऊंगा फिर से, कभी मौका लगेगा तो इन सारे मुद्दों पर अलग से चर्चा करूंगा। और आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।